हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन हम सीडीएस के जो क्वेश्चंस परफॉर्म कर रहे थे, हमने 50 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। तो अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर एक बार देख लीजिए। आगे के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हम अगेन आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे 75 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीडीएस के पेपर को देखकर समझ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रिगार्ड्स टू द रिपोर्ट ऑफ अ तेंदुलकर कमिटी। 2009 में जो तेंदुलकर कमिटी आई थी, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो पॉवर्टी के एस्टिमेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमिटी। तो जब आप तेंदुलकर कमेटी के बारे में पढ़ते हो तो आपने पढ़ा है कि वो कमेटी एक ऐसी थी जिसने बोला था कैलोरीज जो होती हैं उसके बारे में हमको बात नहीं करना चाहिए। तो तेंदुलकर कमेटी का कहना था आपको कैलोरीज के बारे में बात नहीं करनी है, आप दूसरे एस्पेक्ट्स, आप हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, आप एजुकेशन के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन कैलोरीज एक तरह से गरीबी को नापने का कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से फर्स्ट लाइन अगर हम पढ़ेंगे, द कमिटी हैड यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट एज अ रेफरेंस टू डिराइव बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लेवल। यहाँ पर अलग अलग रूरल और अर्बन पॉवर्टी लेवल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए थे, लेकिन कैलोरीज की यहाँ पर बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट शेयरेबल विथ स्टेट्स। अब देखिए, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स लगते हैं यूजुअली वो एक्साइज ड्यूटी लगते हैं। तो जितनी भी एक्साइज ड्यूटी होती है, चाहे बेसिक हो गई, एडिशनल हो गई या स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये हमेशा और हमेशा आप ध्यान रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, यहाँ पे किसी का भी शेयर नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तीनों हमारे करेक्ट हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, यहाँ पर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहे हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें लेवल ऑफ पर कैपिटा आपने पढ़ा होगा, इसमें है ना, जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन करके आपने पढ़ा है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करके आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज, बिल्कुल सही बात है, वर्किंग एज में कितनी पॉपुलेशन है वो जानना जरूरी है। फिर वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंततः वो जानना जरूरी है। देन उसके बाद पर वर्कर प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी है ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M1 डेफिनेशन ऑफ मनी। अब जब हम मनी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आपने अलग अलग तरह की मनी पढ़ी है, M1 मनी, M2 मनी, M3, M4, अलग अलग तरह की। इसमें जो M1 तरह की मनी है इसको हम नैरो मनी कहते हैं, हम इसको बोलते हैं नैरो मनी। और जब हम नैरो मनी की बात करते हैं मतलब वो इजीली हम उसको निकाल सकते हैं, वो वाली मनी होती है। तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं उनको हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी चीज नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहली बात है, इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करिए, उसमें इंपोर्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सही बात है। जीडीपी की बात करिए यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद नेट फैक्टर पेमेंट्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब हम नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं आती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आती है। ये याद रखेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आती है, इसे ध्यान रखेंगे। ग्रॉस में ये शामिल नहीं की जाती है, ठीक है, अब्रॉड वाली इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बी जो है यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव, अंडर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फुल्ली, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब इस तरह से जाएगा आपका डिमांड कर्व। फुल्ली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी एंड एक्सोजीनियस डिक्रीज, अचानक से किसी चीज में कमी आ जाती है, इन अ डिमांड वुड लीड टू, किसी चीज की डिमांड में अचानक से कमी आ गई है तो उससे क्या होगा। अब देखिए, किसी भी चीज की डिमांड में अगर कमी आ रही है
तो आपको पता है कि जब किसी चीज की डिमांड ही ज्यादा नहीं है तो हम उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब कि जब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा तो उसकी क्वांटिटी मार्केट में बहुत कम रहेगी। तो आप देख लीजिए, डिक्रीज इन क्वांटिटी आपको कहीं दिख रहा है क्या? दो स्टेटमेंट्स में दिख रहा है, एक एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, चलिए, ये डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस भी लिखा है एंड क्वांटिटी भी लिखा है। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज की क्वांटिटी में अगर कमी आएगी तो जितनी अमाउंट में वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको बेचने के लिए उसके दामों को भी तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दामों पे तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइस भी कम होगा प्लस उसकी क्वांटिटी भी कम होगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस बहुत बेसिक क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चंस आपको बहुत बेसिक साइंस के मिलेंगे। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सोडियम की होती है, देन फिर लिथियम, फिर उसके बाद बैरॉन, देन उसके बाद ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको तीव्र कर देते हैं, ठीक है ना, इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कन्वर्ट कर कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो याद रखेंगे, निकेल एंड हाइड्रोजन यहाँ पर यूज की जाती है। बहुत टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। अब देखिए, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे NCl3 जो होता है इसका हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है, सबसे ज्यादा आयन, मतलब कि बहुत जल्दी जिसका कह रहे बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड इसी का स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी बात करें हमने, ठीक है। नेक्स्ट भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट इज और आर करेक्ट। अब आइस कैप की बात करी है, ये आप लोग ने पढ़ा होगा, कोईपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। हमने इसके एक क्वेश्चन पहले भी, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ना, फर्स्ट या आई थिंक इसके पहले वाले जो हमने सेशन किया था 26 नंबर का क्वेश्चन है शायद ये, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने BW करके पढ़ा हुआ था, जब मैंने बताया था डेजर्ट के लिए होता है बी, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, ABCDE। ई वाला जो रहता है वो बिल्कुल पोल्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं, इट क्लासिफाई द आइस कैप क्लाइमेट सिग्निफाइज बाय द लेटर EF। बिल्कुल सही बात है, जहां पर आइस हमेशा रहती है। इट इज द अर्थ मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता है। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजाल एंड द ग्रेट हिमालय। देखिए, ग्रेट हिमालय में आइस कैप्स मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वहां 0 डिग्री से कभी टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता। हमेशा आप देखेंगे कि ठंड की बात अलग होती है, बाकी मौसम में वहां पर 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है ना। तो यहाँ पर जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा थर्ड वाला हो जाता है गलत। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द following filed the writ petition. This led to the famous verdict Supreme Court of India recognizing right to privacy. right to privacy की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा चर्चा में था, और जितने बार इसको आप पढ़ेंगे उतने बार आप पढ़ेंगे पुट्ट स्वामी आता है, पुट्ट स्वामी आता है, बिल्कुल अपने ऐसे याद किया है। तो जस्टिस KS पुट्ट स्वामी याद रखेंगे, 2017 की बात है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट भी है, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात आ गई, और 42nd से आपने पढ़ा है सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड्स जुड़े हैं। याद है आपको, इंटीग्रिटी वर्ड जुड़ा है, सेकुलर जुड़ा है, सोशलिस्ट जुड़ा है। अब आगे बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीव वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, हमने केवल 3 शब्द एड ऑन किए, उसके बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। बिल्कुल सही बात है, इंटेग्रिटी पहले एड ऑन नहीं था, बाद में एड ऑन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट होता है। इसको ध्यान रखिए, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी आए हैं, आपको ज्योग्राफी के इजी मिलेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के मिल रहे हैं, साइंस एंड टेक भी आया है, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिले हैं, ज्यादा अमाउंट में मिले हैं, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा अगर बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल, अलग अलग लिस्ट दी है 7th शेड्यूल में, आपको पता है, ठीक है।
अब इसमें स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, ये ध्यान रखिए। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं वो स्टेट ही लेता है। टैक्सेस लेगा, ड्यूटीज लेगा, और ई स्टेट ड्यूटीज जो लगती है लैंड में वो भी लेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वी हैव द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये देखिए आप लोगों ने करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, पर्थ में ये आयोजित की गई थी, जहां पर एस जयशंकर जी गए थे, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल आइडिया और थिंकर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना, तो एनसीईआरटी में अलग से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया है तो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग अनलाइक ऑल अदर, देखिए इसको ऐसे समझ के चलिए, आपने महात्मा गांधी की विचारधारा पढ़ी है, आपने सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पढ़ी है, ठीक है। स्वराज शब्द का संबंध महात्मा गांधी से है कहीं ना कहीं, तो बी का आंसर होता है 2, मतलब सॉरी 4 होता है। नेक्स्ट, freedom implies not only in emancipation from political borders but also equal distribution of wealth। इसकी बात किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में बी का 4 और सी का 2। देखिए बी का 4 और सी का 2, यहां पर भी बी का 4 और सी का 2 है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ लिखा है फॉर मी रियल फ्रीडम इज अ फ्रीडम फ्रॉम फियर। इसकी बहुत अच्छी बात करी गई थी आंग सांग सू की, आपने नाम सुना होगा, जो म्यांमार की प्रेसिडेंट रही है, ठीक है ना, उन्होंने ये बात करी थी। तो डी का आंसर हो जाता है 1, तो डी का आंसर होता है 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, ठीक। नेक्स्ट, Who among the following is the author of the book 4 Star of Destiny? ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स के सेशन में भी पढ़ाया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी ऑटोबायोग्राफी? 4 स्टार्स किसको लगे हैं? मैंने आपको ये भी बताया था, ध्यान रखेंगे। मनोज मुकुंद नारायणवे, इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है, करंट अफेयर्स से डायरेक्ट आया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशंस मैंने बोला था अलग अलग तरह के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो टेररिस्ट को टैकल करने के लिए, अब जब टेररिस्ट इसमें लिखा ही है, फ्लैश आउट टेररिस्ट, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। तो टेररिस्ट आपको कहाँ? म्यांमार में तो है नहीं, मणिपुर में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं, कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर कन्फर्ड एज अ क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड। मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 हुए थे, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है, तो इंदौर और सूरत को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। असॉल्ट राइफल के बारे में भी पढ़ाया था मैंने, उग्रम, उग्रम इसका नाम है असॉल्ट राइफल का, इसे भी ध्यान रखेंगे। Next we have which of the following game Yogesh Singh won the gold medal in Asian Championship in 2024 associated। मैंने आपको बोला था कि अलग अलग तरह की चीजें आती हैं, शूटिंग, बैडमिंटन, इससे क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखने मैंने बोला था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे शूटिंग से है इनका संबंध, आर्चरी लिखा हुआ है इसमें, इससे नहीं है संबंध, शूटिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट वी हैव रिनाउंड क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे recently passed was exponent of which of the following। घराना, इसमें अलग अलग घराने होते हैं, तो याद रखेंगे किराना घराने की वो थी। Who among the following was the first Indian commander in chief on the India। ये देखिए लूसेंट का क्वेश्चन है, आप लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले ही आप पढ़ते हैं फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, वैसा पढ़ते हैं। करियप्पा, बिल्कुल नाम इनको सही है, KM करियप्पा, इनका नाम ध्यान रखना है। Which one of the following is an end-to-end secure mobile ecosystem developed by Indian Army? संभव, हम संभव करके दिखाएंगे, संभव, नाम याद रखेंगे, संभव। Consider the following statement about the Regional Comprehension Economic Partnership RCEP। बेसिकली आपको पता है आसियान देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसकी बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया ऑप्टेड आउट आरसीईपी, इंडिया बाहर हो गया था इससे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। मैंने 10 बार पढ़ाया है आपको, मैंने आपको लिथियम ट्रायंगल भी बताया है कहाँ बनता है, चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना, मैंने ये भी पढ़ाया है आपको, तो जहां पर माइनिंग ऑपरेशन किए गए हैं। अब याद रखना है कि चिले में अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अर्जेंटीना में स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने आगे के क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर लिए। 76 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली बन रहे होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया है तो केवल टफ ही टफ क्वेश्चंस दिए हैं। वो भी चाहता है कि बच्चे पास करें एग्जाम, इसलिए क्वेश्चंस ना ही बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, किसी किसी लेवल पर आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री के थोड़े से टफ क्वेश्चंस है। हिस्ट्री वैसे भी देखिए आउट ऑफ द बॉक्स ही आता है, उसमें हम नहीं बोल सकते कि ये पढ़ के चले जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम उस पर नहीं बोल सकते। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश करिए आप अब जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें ट्रेंड को फॉलो करते हुए पढ़िए, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा वैसा पढ़ के कर चलिए। करंट अफेयर्स भी बहुत इजी पूछा गया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर कवर करते जाएंगे तो आपको ये भी इजीली बनता जाएगा। तो बहुत टफ पेपर नहीं था, बहुत मैं कहती हूँ इजी साइड में ही ये पेपर था इस बार का। तो आप लोग भी कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियोस देखिए, आगे आने वाले पेपरों के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। हो सकता है यहाँ से एज इट इज कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो वो भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।